वृंदावन की परिक्रमा, जिसको हृदय स्कीम में, प्रधानमंत्री मोदी की स्कीम में करोड़ों रुपए लेके सजाया संवारा गया, आज वहां से ऑर्नामेंटल लाइट गायब हो गई है, रेलिंग गायब हो गई है, अवैध कब्जे हो गए। आप निरीक्षण भवन बना रहे हैं, एयर कंडीशन बड़े बड़े कमरों के, उनका तीर्थयात्री के लिए क्या उपयोग है, संतों के लिए क्या उपयोग है, ब्रजवासियों के लिए क्या उपयोग है? आप अफसरों की विजिट के लिए बना रहे हैं, ठीक है आपने बना दिए, उससे कोई लाभ किसी को नहीं हुआ। और ऐसे भवन बनते रहते और खंडर होते रहते हैं। मैं योगी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि योगी जी वृंदावन के हेलीकॉप्टर से ही सर्वेक्षण कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों के हाथ में बागडोर है मथुरा की, वो उन लोगों को इतना डर है कि अगर हम सक्रिय हो जाएंगे तो फिर वो जो कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। किस मुख्यमंत्री कार्यकाल में ब्रज का बेहतर विकास हुआ? नमस्कार, अमरउजाला.com के मेरे कार्यक्रम खरी बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम रूबरू हैं एक नए मेहमान से। कभी भगवान कृष्ण को याद करते हुए भक्त कवि सूरदास ने लिखा था कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाही, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो ब्रज हमारी संस्कृति, हमारे अध्यात्म, हमारी चेतना का वो केंद्र है जहाँ प्रेम भी है, भक्ति भी है, श्रृंगार भी है, अध्यात्म भी है और व्यक्ति का संसार के साथ साथ उसका निस्तार भी है। तो ऐसे ब्रज की बात आज हम करेंगे। और संदर्भ ये है कि वैसे होली का संदर्भ है, होली का मतलब ब्रज और होली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने वक्तव्य में, वो बरसाने में थे, वहाँ की का जो रंगोत्सव है उसमें शामिल हुए। वहाँ उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि अयोध्या का विकास हो गया त्रेता युग की भांति, भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी का विकास हो गया प्रधानमंत्री जी के प्रभाव से और उनके प्रयासों से। महाकुंभ ने प्रयागराज का कोई एक नया विस्तार दिया है। अब बारी है ब्रज की, यानी अब उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा व्यस्त था, अब मैं समय दूंगा ब्रज पर। इसलिए हमने सोचा कि आज अपनी बात हम ब्रज से करें। और ब्रज की जब बात होगी तो ब्रज फाउंडेशन, जिसने 2 दशक से भी ज्यादा समय से ब्रज के तमाम लीला स्थलों, क्रीड़ा स्थलों के विकास में अपना योगदान दिया है और उन विकास कार्यों को जाके मैंने स्वयं देखा है, उसके संस्थापक और इस पूरे कार्य को अंजाम देने वाले श्री विनीत नारायण जी, जो पत्रकार भी रहे हैं लंबे समय तक, उनकी ख्याति रही एक जुझारू पत्रकार के रूप में, और उसके बाद वो ब्रज क्षेत्र के विकास में लगे और उन्होंने 20 साल से भी ज्यादा समय से ब्रज के तमाम तीर्थों का विकास किया। वो हमारे बीच में है। वैसे उनका एक परिचय विष्णुमूर्ति दास जी के रूप में भी है, चूंकि वे इस्कॉन के भी फॉलोअर हैं। मैं स्वामी कहूंगा तो उनको आपत्ति होगी, कहते हैं मैं गृहस्थ हूँ इसलिए स्वामी मत लगाइए, नहीं तो मैं तो स्वामी विष्णुमूर्ति दास ही कहता। लेकिन मैं विनीत नारायण जी को ही संबोधित करूंगा, हमारे मित्र भी हैं और मैं लंबे समय से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। आज ब्रज को लेकर के चर्चा करेंगे। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस कार्यक्रम में। आप आए, आपने इतना समय निकाला, व्यस्तता के बावजूद। मुझे मालूम है आप तमाम देश विदेश के कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। तो अभी हाल में योगी जी ने जो वक्तव्य दिया है उससे बड़ी उम्मीद बनती है हम सबको कि ब्रज के विकास के लिए शायद उत्तर प्रदेश सरकार अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेगी। आपको क्या लगता है, आपकी क्या अपेक्षा है? देखिए, योगी जी का ब्रज के प्रति विशेष प्रेम है। पिछले 7-8 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है उस पर लगभग 35-36 बार शायद योगी जी ब्रज आए हैं। इतना कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। पिछले आज़ादी के बाद आज तक कोई मुख्यमंत्री आया होगा तो औसतन साल में 1 या 2 बार लगातार योगी जी ब्रज आ रहे हैं और ब्रज के विकास के लिए तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए के आवंटन कर रहे हैं। अब जो उन्होंने कहा है कि मैं विशेष ध्यान दूंगा, तो इससे एक नई आशा जगी है कि जो पिछले कामों में कमी रह गई या जो चीज़ें उन तक नहीं पहुंची उन पर उनका ध्यान जाए और ब्रज का समेकित समुचित विकास हो, तो ये बड़ी अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ब्रज विकास बोर्ड बनाया है, शायद है, परिषद है, बोर्ड है, और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास जी, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, और उसके लिए काफी बजट का आवंटन भी किया है। तो उसके गठन के बाद ब्रज के विकास में कोई गति आई, कुछ काम आगे बढ़ा, कुछ चीजें ठीक हुई, क्या अनुभव है आपका? विनोद जी, आप भी वृंदावन जाते रहते हैं, ब्रज जाते हैं, और जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं
वो भी पिछले 10, 20, 30 सालों से जाते होंगे। आप खुद अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए कि पिछले 6-7 साल में क्या वृंदावन की या ब्रज की दशा में सुधार हुआ है या स्थितियां बद से बदतर हो गई हैं। ट्रैफिक का कंजेशन, कूड़े के ढेर, उफनती नालियां, उजड़े घाट, ऐसा कौन सा विकास हुआ है जिसको दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जा सके। पर यहाँ एक बड़ी चिंता की बात यह है कि योगी जी ने धन के आवंटन में कोई कमी नहीं छोड़ी। ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने कुंडों का जीर्णोद्धार किया। कुंडों का बड़ा महत्व है ब्रज में। अब कुंडों का विकास कहाँ किया है? माठ में चले जाइए, दाऊ जी की तरफ चले जाइए, बलदेव की तरफ चले जाइए, बरसाना, इवन वृंदावन के आसपास एक भी कुंड ऐसा नहीं है जिसमें स्वच्छ जल हो। घाट बनने के कुछ महीनों में गिर गए, और जहाँ सड़क भी नहीं जाती वहाँ पर कार पार्किंग और मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ सूखे सूखे कुंड बना के करोड़ों रुपए के, 5-5, 10-10 करोड़ के छोड़ दिए। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कामों पर ब्रज के जागरूक पत्रकारों ने और शायद कुछ बाहर के कृष्ण प्रेमियों ने एक टीवी सीरियल बना रखा है। वो यूट्यूब पर कोई भी देख सकता है, उसका ब्रज टुडे नाम से। आप ब्रज टुडे टाइप करिए यूट्यूब में तो 20-22 एपिसोड है, और एक एक काम का मूल्यांकन ज़मीनी स्तर पर किया है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप जाके स्वयं देख ले कि कैसा विकास हुआ है। विनीत जी, आपने कुंडों की बात की, मैंने स्वयं वृंदावन में जाकर के देखा है कि आपने 50 से ज्यादा, मतलब आपके ब्रज फाउंडेशन ने कुंडों का विकास किया। खास करके बहुत, मैंने स्वयं जाके देखा था और बहुत सुंदरीकरण उनका हुआ। अब उनकी स्थिति, मैं पिछले दिनों गया तो मुझे बड़ी दयनीय लगी। मुझे लगा कि ये क्या हो गया। मैं जब 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले देख के आया था तो इनकी स्थिति दूसरी थी, आज उनकी स्थिति, तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि योगी जी के आने के बाद योगी जी ने जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बागडोर जिन्हें सौंपी, पहली बात तो उनको विकास का कोई अनुभव नहीं था, उनका ब्रज का कोई अनुभव नहीं था, वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे किसी से, अनुभवी आदमी से। जबकि ब्रज तीर्थ विकास परिषद की परिकल्पना और उसके संविधान की रचना द ब्रज फाउंडेशन की एकेडमिक टीम ने की थी, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से मिलकर, और पिछली सरकार में इसको पास करवाया था, एक्ट बनवाया था। योगी जी ने आके उसका नाम बदल दिया और वो चल पड़ी आगे। लेकिन उद्देश्य ये था कि ये परिषद समेकित विकास करेगी, सबको साथ लेके चलेगी, पर्यावरण, वेद, ब्रज के अध्यात्म को समझने वाले, ब्रज के भक्ति भाव को। पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जगह जगह उन्होंने निरीक्षण भवन बना दिए लाल पत्थर के, बरसाना में, गोवर्धन में, मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में। आप निरीक्षण भवन बना रहे हैं एयर कंडीशन बड़े बड़े कमरों के, उनका तीर्थयात्री के लिए क्या उपयोग है? संतों के लिए क्या उपयोग है? ब्रजवासियों के लिए क्या उपयोग है? आप अफसरों की विजिट के लिए बना रहे हैं, ठीक है, आपने बना दिए, उससे कोई लाभ किसी को नहीं हुआ। और ऐसे भवन बनते रहते हैं और खंडर होते रहते हैं। ब्रज में ही जाने कितने भवन ऐसे बने हैं सरकारी और खंडर पड़े। और कई बार ऐसे भवनों का दुरुपयोग भी होता है। और दुरुपयोग भी होता है। तो उसकी जगह आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं। जैसे ब्रज तीर्थ विकास परिषद की पहली प्राथमिकता थी पूरे ब्रज के क्षेत्र का तीर्थ का मास्टर प्लान बनाना, आज तक नहीं बना। अब बिना मास्टर प्लान बनाए कौन तय कर रहा है कि कौन सी योजना बनेगी? अब वृंदावन के जो यमुना के घाट हैं, कूड़े के ढेर पड़े हैं, गाय कचड़ा खा रही है, मिट्टी ढरक रही है, बदबू आ रही है। और वृंदावन से 40 किलोमीटर दूर बलदेव में एक जंगल में, जहाँ कोई कभी जाता नहीं है, जहाँ दिन में जाने में डर लगे, वहाँ करोड़ों रुपए का घाट बना दिया। कोई जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तो इस तरह से पैसे की बर्बादी चारों तरफ हो रही है, और इसको देख के हम ब्रजवासियों को तो बहुत पीड़ा होती है। जैसे आपने अभी कहा कि योगी जी 36 बार ब्रज आ चुके हैं, और जब वो स्वयं आते हैं तो इसका कुछ असर नहीं पड़ा इन सब चीजों पर? उनको जानकारी तो कम से कम मिलती होगी कि इससे सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। असल में जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, हेमा मालिनी जी वहां सांसद है, तो ये लोग तो जानकारी देते होंगे योगी जी को। ये तो नहीं पता, लेकिन विधायकों ने कई बार शिकायत की, और अभी हाल में जो पर्यटन मंत्री हैं योगी जी की सरकार में, वो कई बार आके मथुरा कह गए कि तीर्थ विकास परिषद के कामों की जांच होगी, और वो ये भी कह रहे हैं कि जिनके पास जो शिकायत हो मेरे पास लेके आओ। तो बात चल तो रही है, लेकिन योगी जी तक पहुंच रही है कि योगी जी तो खाली ब्रज टुडे की अगर रिपोर्ट्स ही देख लें तो उनको हकीकत पता चल जाएगी। पर ये लोग उनको ऐसे घेरे रहते हैं कि उनको असलियत उनके पास तक पहुंचना ही नहीं। आपके काम की मुझे याद है, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रशंसा की, मोहन भागवत जी ने प्रशंसा की ब्रज फाउंडेशन को लेकर के, और भी कई लोगों ने उसको सराहा, मीडिया में भी सराहा गया।
इससे पहले जो पूर्व की सरकारों ने उन्होंने भी सराहा। तो जो मौजूदा सरकार है या मौजूदा जो प्रशासन है मथुरा का, वृंदावन का, ब्रज का, उसको ये नहीं दिखाई पड़ता कि भाई जब ये एक संस्था इतना काम कर रही है तो इसका सहयोग लिया जाए, इससे सलाह ली जाए, इससे मशवरा लिया जाए और ब्रज के विकास को आगे बढ़ाया जाए। विनोद जी, ब्रज फाउंडेशन उत्तर प्रदेश सरकार की ऑफिशियल एडवाइजरी संस्था थी, और जब मोदी जी आए और उन्होंने हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए हृदय स्कीम लॉन्च की, तो वेंकैया नायडू जी ने, जो शहरी विकास मंत्री थे, 5 राष्ट्रीय सलाहकार बनाए, जिनमें से 4 देश के जाने माने आर्किटेक्ट, जिनमें से वो पटेल जी भी जिन्होंने नया संसद बनाई है। मैं अकेला व्यक्ति था जो ना इंजीनियर ना आर्किटेक्ट, मुझे सलाहकार बनाया, और हृदय की पॉलिसी में मैंने काफ़ी योगदान दिया। और जब हृदय लॉन्च हुई तो वेंकैया नायडू जी ने, और जो उस वक्त सचिव थे शहरी विकास शंकर अग्रवाल, उन्होंने सबके सामने कहा कि द ब्रज फाउंडेशन इज़ अ रोल मॉडल फॉर द कंट्री, कि इन्होंने बिना सरकार से एक भी पैसा लिए इतनी लीला स्थलियों का दिव्य जीर्णोद्धार किया है। यहाँ तक कि नीति आयोग के जो सीईओ अमिताभ कांत, उन्होंने बाकायदा एक्सपर्ट्स के बीच में ये कहा कि जो काम ब्रज फाउंडेशन ने 15 साल में बिना सरकारी पैसे के किया है, वैसा 80% राज्यों की सरकारें नहीं कर पाई हैं। अब आपका सवाल ये कि फिर क्यों अवरोध आया? अवरोध इसलिए आया कि जब ये योगी सरकार आई तो जिन लोगों को उन्होंने कार्य सौंपा, उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपर्ट बुला लिए जिनके क्रेडेंशियल्स बहुत डाउटफुल थे, जिन पर ईडी सीबीआई के केसेस थे, जिन पर घोटालों के आरोप थे, और मुझ पर ये दबाव डाला कि मैं इनके साथ सहयोग करूं। जब उनके साथ मेरी मीटिंग करी तो मुझे बड़ा अटपटा लगा कि जिस आदमी को ब्रज की कोई जानकारी नहीं है उसको रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं उसको सौंपी जा रही हैं। तो तत्कालीन गृह सचिव थे राजीव महर्षि, जो चीफ सेक्रेटरी राजस्थान रहे थे। मैंने उन्हें फ़ोन करके पूछा कि भाई ये व्यक्ति कौन है जिसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है? बोले आप बांसों दूर रहिएगा, नटवर लाल है, बहुत ही गड़बड़ आदमी है। फिर मैंने पंकज सिंह जो डीजी पुलिस थे उनसे पूछा, जो आजकल डिप्टी एनएसए हैं मोदी जी के, उन्होंने भी कहा आप दूर रहिए। फिर मैंने अखिलेश सिंह टाइम्स ऑफ इंडिया के रेजिडेंट एडिटर से कहा कि सब लोग कह रहे हैं इनसे दूर रहो, कोई एविडेंस भेजो। जयपुर में तो अखिलेश ने इंडिया टुडे और आउटलुक और टाइम्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक टाइम्स नीरी क्लिपिंग भेजी। तो जिस आदमी के बारे में इतने विवाद हों, उस आदमी को बुलाकर जब ब्रज का काम सौंप रहे थे तो जाहिर है मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैंने उसका विरोध किया। और मैंने एनएसए अजीत डोभाल जी को और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नृपेंद्र मिश्रा जी को ये रिक्वेस्ट की कि भाई आप इस पर इंटरवीन करें। उन्होंने इंटरवीन किया और वो उस आदमी को ब्रज से हटा दिया गया। ये मैं योगी जी का इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि जब उनके कानों तक सही खबर पहुंची तो उस आदमी को काम नहीं दिया गया। अच्छा, मैं पूछने वाला था कि सबको लेकर के आपकी योगी जी से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? आप लोगों की जानकारी में, उनके संज्ञान में चीजों को रखा? पहली मीटिंग मेरी उनके साथ उन्हीं के कार्यालय पंचम तल पर हुई, जिसमें उनके प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी साथ में थे, तत्कालीन प्रमुख सचिव। उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई जिसमें श्री मोहन भागवत जी सरसंघचालक, बाबा रामदेव, योगी जी और मैं थे। और भागवत जी ने मेरे कार्य की प्रशंसा की और कहा योगी जी से कि विनीत जी के कार्य में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। तीसरी बैठक शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, जिनका मैं सलाहकार दर्जे में, उनकी उपस्थिति में हुई। दूसरी और एक बैठक हुई, राम नायक जी गवर्नर थे तत्कालीन, और उनकी योगी जी और मैं और राम नायक जी। और राम नायक जी ने कहा कि योगी जी, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ ब्रज में, जो काम ब्रज फाउंडेशन ने विनीत जी ने किया है, ऐसा काम देश में आज तक किसी निजी संस्था ने नहीं किया। निष्पक्ष रूप से ब्रज का सर्वेक्षण कर ले और केवल 4 सवाल पूछे जाए उत्तर प्रदेश ब्रज विकास परिषद से। पहला सवाल, आज तक आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने 100 करोड़ रुपए मथुरा के विकास के लिए आवंटित किए गए? ब्रज के मथुरा और ब्रज। दूसरा, आपने उसका किन परियोजनाओं में उसको खर्च किया और किस परियोजना में कितना कितना खर्च किया, और उसकी आज क्या दशा है, प्रशंसनीय या दयनीय? और चौथा सवाल ये कि इनका चयन कैसे किया? जैसे घाट बनने चाहिए थे यमुना जी के वृंदावन में, बन रहे हैं 40 किलोमीटर दूर जंगल में। कुंड बनने चाहिए थे बरसाना के वृंदावन के आसपास के, वो ऐसे जंगलों में बनाए जहाँ सड़क है, ना कोई जाता है, ना उनका कोई ऐतिहासिक। वो वन दिखाना चाहते होंगे ना लोगों को कि जो भक्त लोग आए, द्वापर युग में जाए। एक भी वन नहीं बना पाए आज। और वन के नाम पे बता दूं, इतनी दुखद स्थिति है कि गोवर्धन में कोई परिक्रमा नहीं थी। गोवर्धन में लोग कब्जे कर लेते थे, कूड़ा फेंक देते थे पर्वत पे। 2003 में जो आपने शुरुआत जहाँ से की, मैंने एक वीडियो फिल्म बनाई, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत राही, और ये फिल्म टेलीकास्ट भी हुई और पूरे देश में चली। और इसको देखकर बड़े बड़े लोगों ने मुझे संपर्क किया कि आपने तो रुला दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ने कहा कि तुम्हारी फिल्म देख के हमारी आंखों में आंसू आ गए, ब्रज की ये दुर्दशा 2003 की।
उसमें मैंने गोवर्धन की परिक्रमा पे खड़े हुए कहा कि इसके चारों तरफ चेन लिंक फेंसिंग होनी चाहिए, जैसी कामतगिरी में है। देखिए विनोद जी, आप भी भ्रमण करते हैं, मैंने भी पूरी दुनिया के दर्जनों देशों का भ्रमण किया है। जो नेशनल पार्क होते हैं, जो जंगल होते हैं, उनके चारों तरफ कभी पक्की दीवारें नहीं बनाई जाती, तार की जाली लगाई जाती है। नैसर्गिक सौंदर्य भी दिखाई देता है, पशु पक्षी भी दिखाई देते हैं, और लोग कूड़ा भी नहीं फेंकते कब्जा। लेकिन उत्तर प्रदेश वृत्तित्व विकास परिषद ने क्या किया, 21 किलोमीटर की गोवर्धन की परिक्रमा में लाल पत्थर की मजबूत चारदीवारी बना दी, उसके सौंदर्य का सत्यानाश कर दिया, और उसके ऊपर फिर चेन लिंक फेंसिंग लगा दी। तो ऐसा लगता है जैसे कि योगी जी ने जो खुलकर उदार हृदय से धन दिया है, उसको बंदर बांट करने का काम परिषद करती आ रही है। अयोध्या भगवान राम की राजधानी, मोदी जी योगी जी मिलकर उसका भव्य विकास कर रहे हैं, और मैं इसकी बड़ी प्रशंसा करता हूं कि अयोध्या का जो स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, वो विकास आज वहाँ किया जा रहा है। ये दूसरी बात है कि वहाँ के कुंड वनों को लेकर कुछ शंकाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, पर उस पर ध्यान दिया जा सकता है। पर वृंदावन और ब्रज के विकास के बारे में एक बात बड़ी स्पष्ट है, हमारा ठाकुर राज दरबार में नहीं बैठता था, महल में नहीं रहता था। कौन था हमारा ठाकुर? भगवान कृष्ण नंगे पैर चल रहे हैं, गुंज माल पहन रहे हैं, काली कमली ओढ़ रहे हैं, बांस की बांसुरी बजा रहे हैं, मोर पंख धारण किए और गाय चरा रहे हैं। भागवत के दशम स्कंद के 24वें अध्याय के 24वें श्लोक में बालकृष्ण नंद बाबा से कहते हैं, न पुरो न जनपदा न ग्रामा ग्रहावयम नित्यम वनोक सतात वन शैल निवास। हे नंद बाबा, अब शहरन के गावन के रहवारे ना है, हमारा घर तो ब्रज के वनन पर्वतन पे है। तो वन, पर्वत, कुंड, यमुना, ये है ब्रज। अगर इनका नैसर्गिक स्वरूप सुधारा जाए, बिना कॉन्क्रीटाइजेशन के, बिना लाल पत्थर के, बिना आधुनिक चीज, उसको नेचुरल रूप से अगर डेवलप किया जाए तो ब्रज ब्रज बनेगा, वरना ब्रज तो आज करोल बाग बनता चला जा रहा है। आपने जमुना का जिक्र किया, यमुना जी का। यमुना जी हमारी गंगा और यमुना की संस्कृति है, माँ है यमुना। यमुना के विकास और यमुना के प्रदूषण का मुद्दा अभी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी बहुत गर्म रहा, और योगी जी आए और दिल्ली उन्होंने चुनौती दी। अरविंद केजरीवाल लोग जैसे मैं संगम में डुबकी लगा के अपनी कैबिनेट के साथ आया हूँ, वैसे आप यमुना में डुबकी लगाओ। जवाब में अखिलेश जी ने कहा कि योगी जी मथुरा में डुबकी लगा लें, यमुना में। तो अब कल योगी जी का जो भाषण था उसमें ये बात भी थी, उन्होंने कहा यमुना के पानी को हम इतना निर्मल कर देंगे कि उसमें मतलब बहुत ही यमुना जो है सुंदर हो जाएगी, द्वापर की तरह, द्वापर जैसा कर देंगे। तो अगर यमुना के प्रदूषण मुक्त करना है तो उसके लिए क्या सुझाव है आपका? देखिए, YouTube पर एक मेरी फिल्म भी है, मेरा एक बहुत लंबा 1 घंटे का वक्तव्य है कि यमुना को कैसे सुधार। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट तो देश में एक से एक बढ़कर है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आप जरा वर्षा ऋतु का कल्पना कीजिए, जब वर्षा ऋतु आती है और अथाह जल यमुना में आता है तो बिना प्रयास के स्वच्छ जल बहने लगता है ना। यानी यमुना में नेचुरल प्रोसेस है अपनी क्लींजिंग का, हर नदी में होता है वर्षा काल में। यमुना की समस्या क्या है, उसमें गिरने वाले नाले और औद्योगिक इकाइयों का कचरा, जो कि दिल्ली में और फरीदाबाद में और पूरे यमुना के सोनीपत शुरू हो जाता है। आप सोनीपत के पहले की यमुना देखिए, निर्मल जल धारा है। तो जब तक कोई भी सरकार, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो केजरीवाल की रही हो, चाहे कांग्रेस, जब तक यमुना में गिरने वाले नाले और औद्योगिक इकाइयों को नहीं रोका जाता और डाइवर्ट किया जाता, तब तक यमुना शुद्ध नहीं हो पाएगी। लेकिन भगवान कृष्ण का हम जिक्र किया, ब्रजभूमि उनकी भूमि है जहाँ उनका अवतार हुआ। भगवान कृष्ण पर्यावरण प्रेमी हैं वो। देखिए, भगवान कृष्ण ने पर्यावरण के 5 तत्वों का शोधन किया। धरती का शोधन किया माटी खा के, व्योमासुर को मार के उन्होंने आकाश तत्व का शोधन किया, और दावानल पान करके अग्नि तत्व का शोधन किया, और कालिया मर्दन करके जल तत्व का शोधन किया। तो इस तरह उन्होंने 5 तत्वों का शोधन करके संदेश दिया कि अगर तुम मेरे भक्त हो, तृणावर्त को मार के वायु का किया, अगर तुम मेरे भक्त हो तो तुमको ब्रज के पर्यावरण, ब्रज क्या पूरे देश के पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए। तो अगर ब्रज के कुंड, ब्रज के पर्वत, ब्रज के वन, यमुना जी ये शुद्ध होते हैं, पल्लवित होते हैं, हरित होते हैं, सुंदर होते हैं, तो ब्रज ब्रज बनेगा। अब वनीकरण के नाम पर आप पत्थर की दीवारें बना दें और लंबे चौड़े स्ट्रक्चर खड़े कर दें, उसमें गेस्ट हाउस बना दें, तो उससे आपके अधिकारियों के आवभगत के स्थान तो बन जाएगा, लेकिन भगवान की कल्पना का जो वन है, जो ब्रज का जो। अच्छा, एक बात और सीखिए विनोद जी, आप सब जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप ज़रा कल्पना कीजिए, जितने चित्र आपने आज तक कृष्णलीला के देखे हैं, कहीं उसमें भवन दिखाई देते हैं?
सिवाय हरियाली के निकुंज, कुंज, मोर, हिरन, हाँ, गाय चरती हुई जमुना जी, तो वो है स्वरूप ब्रज का। और आज जब ब्रज का इतना सारा पैसा आने के बाद विनाश देखता हूँ तो मेरा मन रोता है। मैं वास्तव में 3 बजे मैं रोज़ उठता हूँ, आज से नहीं 25 साल से मैं 3 बजे उठ के अपना जो भी नाटक है भजन साधन का करता हूँ। लेकिन मैं हफ्तों आंसू बहा के रोता रहा हूँ कि कैसे ब्रज सुधरे, कैसे ब्रज सुधरे। और मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से योगी जी और उनके सब सहयोगियों से एक बार कहना चाहता हूँ कि इस देश की ब्यूरोक्रेसी ने, इस देश के नेताओं ने पिछले 30 साल में मुझे बहुत सम्मान दिया है। सिर्फ दिल्ली लखनऊ में नहीं, पूरे भारत में। आज भी कितने ही राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से आवभगत करते हैं और पूरी बात करते हैं। तो जिस प्रदेश का मैं हूँ, जिस ब्रज का मैं हूँ, ब्रजवासी हूँ, उसमें अगर मेरे अनुभव का और मेरी भावना का सम्मान करके एक मौका दें और समझें कि ब्रज के विकास का प्रारूप क्या हो, तो योगी जी की भावना के अनुरूप ब्रज भी बनेगा, धन का भी सदुपयोग होगा, तीर्थयात्री, संतों, भक्तों, पर्यटकों को भी उससे आनंद की प्राप्ति होगी। अच्छा, ये बताइए, आप बस चर्चा को कंक्लूड करने से पहले बस एक आखिरी सवाल ये है कि हेमा मालिनी जी तीसरी बार सांसद बनी है और वो कृष्ण भक्त भी हैं, और जिस तरह उन्होंने नृत्य करती हैं, अपना परफॉर्मेंस करती हैं और बार बार कहती भी हैं कि सौभाग्य है कि मथुरा से वो सांसद बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान देते हैं, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के। जैसे तो आपने कभी हेमा मालिनी जी के जरिए प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया, और अगर नहीं किया तो क्या अब आगे करने का इरादा है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी तक और स्थानीय सांसद की मदद से आप इस काम को आगे बढ़ाएं? देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के जितने निकट सहयोगी हैं उन सबसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है, आज से नहीं बहुत पहले से, और उन सबसे लगातार संपर्क में भी हूँ। खुद प्रधानमंत्री जी जब चुनाव अभियान में निकले थे 14 में, तो 1 घंटा बैठ के उन्होंने ब्रज के विकास की, ब्रज फाउंडेशन की प्रस्तुति को ध्यान से देखा था और सहयोग का आश्वासन किया था। लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों के हाथ में बागडोर है मथुरा की, वो उन लोगों को इतना डर है कि अगर हम सक्रिय हो जाएंगे तो फिर वो जो कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर एनजीटी में ऐसे हास्यास्पद आरोप लगाए कि मैंने मिट्टी की चोरी कर ली, मैंने बिजली की चोरी कर ली, मैंने सरकारी धन का गबन कर लिया। जब मैंने 1 रुपया सरकार से लिया ही नहीं तो गबन कैसे कर लिया? बिजली की चोरी कहते हैं। अब कुंड जो है वो ग्राम समाज की धरोहर होती है, हमारी व्यक्तिगत धरोहर तो नहीं है, ब्रज फाउंडेशन की तो नहीं है। उन्होंने बिजली के छापे डाले कि बिजली चोरी पकड़ी जाए, वहाँ उनको मीटर लगे मिले, अप टू डेट पेमेंट मिला। भाई, गांव समाज की संपत्ति का बिजली पेमेंट भी ब्रज फाउंडेशन कर रही है, चौकीदार माली की तनख्वाह भी दे रही है। तो इस तरह से एक षड्यंत्र रच के हमें रास्ते से हटाने की कोशिश की, पर चलिए अब उसको भूल जाइए। और मेरा तो ये कहना रहा है कि संघ की भी ये बात है, आरएसएस का भी एक बड़ा प्रभाव इस सरकार में रहता है कि अगर किसी के बारे में शिकायत आ जाए कि वो आदमी ठीक नहीं कर रहा है तो संघ बहुत देर नहीं लगाता है उसको हटाने में। तो मोहन भागवत जी से भी कई बार मुलाकात हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से वाकिफ़ हैं ब्रज की स्थिति से और हमारे काम के बारे में। जैसा आपने खुद ही कहा कि जब रुद्रकुंड का उद्घाटन हो रहा था तो उन्हें अपने सिग्नेचर से लेटर लेकर एक अंडर सेक्रेटरी को बधाई पत्र लेके मेरे पास भेजा। अमिताभ कांत जो उनके राइट हैंड मैन ब्यूरोक्रेट माने जाते हैं नीति आयोग के, जब वो कह रहे हैं कि 80% राज्यों ने इतना काम नहीं किया ब्रज, तो अब मुझे किससे क्या कहने की ज़रूरत है? मेरा दुर्भाग्य है कि मैं सेवा करना चाहता हूं और मुझे सेवा से वंचित। नहीं, अब चूंकि योगी जी ने एक बार पहल की है और अपना वक्तव्य दिया है तो जाहिर है वो उनका एक तरह से कमिटमेंट हो गया है, तो अब आप उनसे मिलकर अपनी बात पहुंचाना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम योगी जी देखेंगे, नहीं तो उनके सलाहकार देखेंगे। मेरा उनसे निवेदन है कि एक बार निष्पक्षता से जांच करा लें और अगर उन्हें हमारी कोई कमी लगती है तो जो हमें कहेंगे हम करने को तैयार है, और लगता है कि हमने वास्तव में अच्छा काम किया है तो हमें सेवा का मौका दें। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी सवाल कि आप इतने समय से काम कर रहे हैं, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ब्रज का बेहतर विकास हुआ? देखिए, तुलनात्मक रूप से जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने मेरा उनसे परिचय नहीं था, पर बाबा रामदेव ने परिचय कराया, मैंने प्रस्तुति की तो अखिलेश थोड़े उत्साही हुआ है, तो बोले अरे आपने तो इतनी रिसर्च कर रखी है, इतनी डीपीआर बना कि हमें तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा और हम तो बिल्कुल आपके साथ। और वो आए भी मेरे एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने और उसके बाद से उनसे संबंध बना। हालांकि मैं कभी किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा, ना मैं कभी किसी का सदस्य बना, पर उनके राज्य में जो विकास कार्य हुए सड़कों के वगैरह वो तो ठीक हुए, पर जो ब्रज की धरोहरों को लेकर विकास की योजनाएं बनी जो हमने ही उनको समर्थन में बनवाई, उनके एग्जीक्यूशन में भी यही हाल हुआ जो उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास। ओम प्रकाश सिंह पर्यटन मंत्री थे, बराबर आते रहे, मिलते रहे, हमारे घर भी ठहरे।
लेकिन उनको जब 10 कुंडों के लिए 50 करोड़ या कितना आवंटन, हमने कहा देखिए ऐसे मत कराइएगा कि जो सड़क खरंजाने बनाने वाले ठेकेदार हैं उनसे आप बनाएंगे, वो कुंड नहीं बना पाएंगे, ये बड़ी स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है इसको बनाने की। तो उन्होंने कहा जी अगर आप हमें गाइड करेंगे तो फिर हमारे लड़के क्या करेंगे, और जितने कुंड उन्होंने बनाए। तो इसलिए मैं इस बात को एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ कि योगी जी अपने शासनकाल के नहीं बल्कि पूर्व शासन में भी जो कुंडों का जीर्णोद्धार हुआ है, जो लीला स्थल, उसकी जांच करें। और ये इससे बात सिद्ध होती है कि नेता चाहता भी है कि अच्छा विकास हो, तो बीच के लोग जो निहित स्वार्थ हैं, वो ठेकेदार किस्म के लोग जो वो उस काम को होने नहीं देते। अगर इसको अवरोध को योगी जी हटा पाएंगे तभी ब्रज को ब्रज बना पाएंगे। चलिए, हमारी तो उम्मीद है कि ब्रज हमारी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित हो। भगवान कृष्ण की लीला भूमि है, वो लीला अवतार है, भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। और अगर ब्रज का विकास होगा तो भारतीय संस्कृति के विकास में और 4 चांद लगेंगे, और उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा उसके साथ साथ, अयोध्या और प्रयागराज और काशी की तरह। तो मैं चाहूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं को देखें, और एक बार अगर जैसा कि विनीत जी ने कहा है उस दिशा में कुछ पहल होती है तो हम सब के लिए अच्छा होगा, ब्रज के लिए अच्छा होगा, प्रदेश के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, पर्यटन के लिए और आम जनमानस के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। इस चर्चा को आज हम यहीं विराम देते हैं। विनीत जी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। और इस उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी ये बातचीत जो है शायद सरकार तक पहुंचे और सरकार कुछ एक सार्थक पहल करे। धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।